गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि प्रकरण पार्ट 2। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था सतविषक संधि के बारे में। हमने सबसे पहले विषक संधि की शुरुआत की थी। तो विषक संधि में हमने सबसे पहले सतविषक संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है बाकी संधियों के बारे में पढ़ेंगे। जो विषक संधि के दूसरे भाग है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उत विषक संधि है और रुट विषक संधि है, और तीसरी हो जाएगी विसर्ग लोप। विसर्ग लोप की बात समझ रहे हो ना। विसर्ग लोप मतलब ऐसी जगह जहां विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। तो कौन सी कंडीशन में विसर्ग का लोप होता है वो हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि भाई संधि जो है टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, आपको बताया जा चुका है। तो ये सभी कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बोर्ड क्लास जिनके 10वीं बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलते हैं आगे। ओके, सबसे पहले हम लोग रुट विषक संधि के बारे में जान रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको फटाफट जो है जो हमने अभी तक पढ़ा उसका रिविजन करवा देता हूँ, तो आप लोगों को रिमाइंड हो जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। उस दिन हमने जो है यानी कि मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने सतविषक संधि की बात की। अगर कोई स्टूडेंट ने सतविषक संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि हम लोग केवल एक नियम ही सीखे हैं, सतविषक संधि के नियम सीखे और उससे ही बाकी संधियां कर रहे हैं। तो सतविषक संधि की बात करें तो उसमें क्या था, यदि पहले वाले शब्द के बाद में विसर्ग आया हुआ है, जो कि हर विषक संधि में रहेगा, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग होगा। अगर पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है तो ही विषक संधि होगी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग रहेगा। दूसरी चीज, सतविषक संधि कहाँ होती है, जो दूसरा शब्द आएगा प्लस के दूसरी तरफ वाला, अगर उसके स्टार्ट में तीनों स में से कोई एक स हो या फिर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, है ना। वर्ग आपको पता है ना, 5 वर्ग बताए थे जो है प्रीवियस वीडियो में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, है ना। तो इनके प्रथम कितने वर्ण, जैसे क वर्ग का हो गया क ख, है ना। च वर्ग का हो गया च छ, ट वर्ग का हो गया ट ठ, त वर्ग का हो गया त थ, और प वर्ग का हो गया प फ। यानी कि ये जो है सारे प्रथम द्वितीय वर्ण है प्रत्येक वर्ग के। तो सतविषक संधि का नियम ये कहता है कि पहले वाले शब्द के बाद में अंत में जो है विसर्ग होगा, ये तो क्लियर है। दूसरी चीज क्या होगी कि यदि विसर्ग के बाद में जो शब्द आ रहा है उसका प्रथम वर्ण तीनों स में से एक स हो या किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रथम द्वितीय वर्ण जो है ये वाले, है ना, इनमें से कोई भी हो तो वहां पे सतविषक संधि होती है। और सतविषक संधि होने पर हम विसर्ग की जगह स करते हैं, ठीक है। और कौन सा सा करते हैं ये हम लोग उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने नियम केवल एक ही पढ़ा है, ठीक। आज हम लोग बात करते हैं दूसरी कि भाई रुट विषक संधि पढ़ रहे हैं तो पहले रुट विषक संधि में क्या होगा। तो ये तो क्लियर है कि भाई विसर्ग होगा पहले वाले शब्द के अंत में, ओके, और दूसरे वाले शब्द के स्टार्ट में अन्य वर्ण होंगे। अन्य वर्ण क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, अन्य वर्ण मतलब क्या हो गया, यानी कि जो सतविषक संधि वाले वर्ण है उनके अलावा अन्य कोई भी वर्ण। सतविषक संधि में कौन कौन से थे, तीनों स, है ना, और किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, समझ गए। तो अब अन्य वर्ण कौन कौन से बच गए, देखो, एक तो सारे के सारे स्वर बच गए, ठीक है। और कौन से, जब पहले दूसरे वर्ण आए हुए हैं तो भाई तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो गया, ठीक। और कौन से, ये अपने यवर ल हो गया, है ना, यवर ल और हा, ठीक। इसलिए मैंने सीधा सीधा बोला कि अन्य वर्ण। आप लोगों को ये याद हो चुका है अब तक, है ना। हमने सतविषक संधि में ये नियम कितनी बार रिवाइज किया है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि सतविषक संधि कहाँ होती है कि भी पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे वाले शब्द के स्टार्ट में या तो जो है तीनों स में से एक स हो या पहला दूसरा वर्ण हो, तो वहां सतविषक संधि होती है, ठीक। और जहां पे ये वर्ण ना हो वहां पे या तो रुत्व होगी या उत्व होगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी। तो अब यहाँ पे हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं कि भाई उत्व और रुत्व कब होगी वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले वाले शब्द के अंत में तो विसर्ग रहेगा, ये भी क्लियर है हमको। और दूसरे वाले शब्द के स्टार्ट में अन्य वर्ण यानी कि जो भी कोई भी वर्ण, यानी कि सतविषक संधि में जो नियम आते हैं उनके अलावा बचे हुए वर्ण। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ज्योति ही प्लस गमय, ठीक। अब देखो यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग दे रखा है और यहाँ ग दे रखा है, गमले वाला, जो कि तीसरा वर्ण आता है।
तो सत्व विसर्ग संधि वाला नियम तो कहता है, आपको पता हो गया कि विसर्ग के बाद में जो दूसरा वर्ण है उसका प्रथम वर्ण तीनों स में से कोई एक स या पहला दूसरा वर्ण हो तो सत्व विसर्ग संधि होती है। तो मतलब यहाँ हमको क्लियर हो गया, ग तीसरा वर्ण है तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि तो नहीं है। अब सत्व विसर्ग संधि नहीं है तो या तो रुत्व है या उत्व है। अब रुत्व और उत्व डिसाइड करने के लिए हमको करना क्या, तो हम लोग विसर्ग पे जाएंगे। आपको क्या देखना है कि विसर्ग से जस्ट पहले कौन सा वर्ण है। तो अगर विसर्ग से जस्ट पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आ के अतिरिक्त, आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो वहां रुत्व विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगर अ है तो नहीं होती है, अ है तो उत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, लेकिन अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर है तो रुत्व विसर्ग संधि। तो आप लोग देखिए विसर्ग से जस्ट पहले ज्योति लिखा हुआ है, त के अंदर छोटा ई जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है मतलब ई स्वर है, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे अ नहीं है। बस ये ध्यान रखना, उत्व विसर्ग संधि में विसर्ग से पहले अ होता है और रुत्व विसर्ग संधि में अ के अलावा अन्य कोई भी स्वर हो सकता है। सिंपल, आपको याद रखना है। तो वही ये ऊ ऐसे लिखते हैं और अ जो है ऊ से मिलता जुलता ही है ना। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है और ऊ पे भी 3 दिख रहा है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि विसर्ग से पहले अ हो तो उत्व होती है, अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो रुत्व होती है। क्लियर हो गई बात। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि है। अब रुत्व विसर्ग संधि होते तो क्या करते हैं, तो हम लोग विसर्ग की जगह र करते हैं। ये र कैसा है, आधा है। ठीक, अब र आधा होता है तब क्या करना वो भी समझो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई ज्योति विसर्ग है, विसर्ग की जगह हमने र कर दिया, वो भी कैसा, आधा कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि है। अब रुत्व विसर्ग संधि कैसे है वो समझ में आ गया ना, कि भाई हमने ये देख लिया कि विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है तो सत्व नहीं है। अब उत्व और ऋतु में से कैसे डिसाइड किया, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में ई है, यानी कि अ के अलावा अन्य वर्ण, अगर अ होता तो उत्व होती, अ के अलावा अन्य कोई भी स्वर है तो रुत्व विसर्ग संधि, और रुत्व विसर्ग संधि होने पर विसर्ग की जगह र करते हैं, तो हमने र कर दिया। अब इसको जोड़ते हैं, ध्यान रखना आधा र जो होता है वो ऊपर चला जाता है, अगर इसके बाद में कोई स्वर होता तो वो स्वर जुड़ जाता है इसमें, आगे स्वर वाले की बात भी करेंगे। लेकिन आगे देखो ग आया हुआ जो कि व्यंजन वाला, तो र आधा है तो ये र ऊपर चला जाएगा। अब ये र किसके ऊपर जाएगा, टी के ऊपर जाएगा या ग के ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखना इसके बाद में जो वर्ण आ रहा है ये उसके ऊपर ही जाएगा, ये इसको टक्कर मारेगा ना, उछल के इसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ज्योतिर्गमय। समझ गए, र किसके ऊपर जाएगा, अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर। ठीक, तो क्लियर हो गई। रुत्व विसर्ग संधि में जोड़ते कैसे, आधा र हो, आधा र कब तक रहेगा, जब आगे कोई व्यंजन वर्ण हो। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब हम लोग आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके, इन क्लियर कर लेते हैं पूरी। जैसे यहां लिखा हुआ है नीहि प्लस बलम। ठीक है, बलम का हलंत है, यहाँ रह गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ध्यान दो। वो क्यों बात, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है मतलब विसर्ग संधि है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है सत्व विसर्ग संधि है कि नहीं, क्योंकि हमने सत्व विसर्ग संधि के ही नियम पढ़े। तो सत्व विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग के बाद जो वर्ण आया उसका पहला वर्ण तीनों सा में से एक स, या फिर किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, तो सत्व विसर्ग संधि है। क्या यहाँ पर इनमें से कुछ भी है क्या, ये ब जो है पहली चीज तीनों सा में से कोई भी नहीं है। और पहले दूसरे वर्ण की बात करें तो ब तीसरे नंबर पे आता, प फ ब, मतलब सत्व विसर्ग संधि नहीं है। तो फिर या तो रुत्व होगी या उत्व होगी। अब याद करो रुत्व है कि उत्व है, इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण को देखेंगे। विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अगर अ है तो उत्व है, देखो मिलते जुलते ना, ये 3 ये 3। अगर विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ है तो उत्व है, और अ के अलावा अन्य स्वर है तो रुत्व है। तो फिर से देखो, न के अंदर ई है तो मतलब पता चल गया कि यहाँ रुत्व विसर्ग संधि है। और वही चीज रुत्व विसर्ग संधि होगी तो विसर्ग की जगह र करेंगे, ये र होगा आधा। तो मैंने लिखा नी प्लस र आधा, सॉरी विसर्ग हट गया यहाँ से, नी प्लस ये र आधा, और आगे मैंने लिखा बलम। अब आपको पता चल गया होगा कि र आधा है तो आधा र जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा। किसके ऊपर जाएगा, अपने बाद के वर्ण के ऊपर। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे निर्बलम। ठीक है, निर्बलम, वापस लिख लेता हूं मैं, ऐसे लिखेंगे निर्बलम। ओके, अब बात करते हैं कि अगर स्वर आता है तो क्या होता है, रुत्व विसर्ग संधि में ही अगर स्वर आ जाए तो क्या करना है। फिर से क्लियर कर लेता हूं। आगे देखो तीसरा एग्जांपल स्वर वाला है, लिखा हुआ है पितुहु
प्लस इच्छा, है ना, पितुहु प्लस इच्छा। देखो फिर से वही चीज, पहली चीज तो विसर्ग संधि है कि नहीं है, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है मतलब विसर्ग संधि है। सत विसर्ग संधि है कि नहीं है, फिर से देख लो, तीनों स में से कोई स है क्या, नहीं है, पहला दूसरा वर्ण है क्या, नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे स्वर आया हुआ, वैसे ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे सत विसर्ग संधि तो नहीं है। ओके, अब सत विसर्ग संधि नहीं है मतलब क्या हो गया, या तो रुत्व है या उत्व है, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, विसर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ण देखेंगे, है ना। तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अगर आ हो तो उत्व होती है ना। आ में 3 नंबर दिखता है और उ में भी 3 नंबर दिखता है, तो ये सिमिलर सिमिलर पता चल जाएगा ना। विसर्ग से जस्ट पहले अगर आ हो तो उत्व है, आ के अलावा अन्य कोई स्वर है तो रुत्व है, ठीक। तो देखो विसर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ण जो है तू लिखा हुआ है, यानी कि ता के अंदर ऊ की मात्रा है, यानी कि ऊ है, इसका मतलब रुत्व विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, रुत्व विसर्ग संधि। अब रुत्व विसर्ग संधि होती तो क्या करेंगे, विसर्ग की जगह र करेंगे, फिर से करके देख लेते हैं एक बार। विसर्ग की जगह र, र कैसा है, आधा है, ओके, आधा र है। तो आप ध्यान रखना आगे स्वर आया होता, अभी तक तो व्यंजन था इसलिए ऊपर जा रहा था, ठीक। तो आपको तो ये पता है ना कि भाई जैसे क है, क में अगर मैं आ जोड़ूं तो का बन जाता है, यानी कि आ की मात्रा लग जाती है। अगर इसी का में मैं अगर ई जोड़ता तो की बन जाता, यानी कि ई की मात्रा लग जाती। तो वही काम हमको यहाँ करना, र आधा है, र में अगर ई जोड़ेंगे तो र के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, पितु रिच्छा, पितुरिच्छा। क्लियर हो गया बात, यहाँ पे र आधा था, इसमें ई जोड़ा तो ई की मात्रा लग गई। अगर व्यंजन होता तो ऊपर चला जाता, स्वर होता तो वो स्वर उस र में जुड़ जाएगा, क्योंकि र आधा होता है, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। इंक क्लियर करता हूं मैं फिर से, देखो लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, देवी पीछे विसर्ग प्लस उवाच। अब ध्यान दो, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है मतलब विसर्ग संधि है। क्या सत विसर्ग संधि है, चेक कर लेते हैं। सत विसर्ग संधि में क्या होना चाहिए, तीनों सा में से एक सा होना चाहिए, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए। क्या है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा, ना तो तीनों सा है, ना प्रथम द्वितीय वर्ण है, ऊ है जो कि स्वर है, ठीक। अब अगर इनके अलावा यानी कि सत विसर्ग संधि नहीं हो तो या तो रुत होती है या उत होती है। फिर से वही बात, रुत है कि उत है, इसके लिए हम क्या करेंगे, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण पे जाएंगे। अगर उसमें अ है तो उत्व है, और अ के अलावा अन्य स्वर है तो रुत्व है। अभी तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार बोला है मैंने, आप लोग अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। और हिंट के लिए बता रहा हूँ कि भाई अ में भी 3 नंबर होता है, उ में भी 3 नंबर होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि विसर्ग से पहले अ होने पर उत्व होती है। तो हमने देखा यहाँ पे देवी में ई की मात्रा लगी हुई है, बड़े ई की, यानी कि अ के अलावा अन्य स्वर है, और अ के अलावा अन्य स्वर होने पर रुत्व विसर्ग संधि होती है, ठीक है। और रुत्व विसर्ग संधि होने पर विसर्ग की जगह क्या करते हैं, आधा रा करते हैं, ठीक। तो हम लोग करते हैं, लिखा देवी प्लस, अब विसर्ग की जगह रा कर दिया क्योंकि उत्व विसर्ग संधि है, और आगे लिखा हुआ है उवाच। अब फिर से वही बात, अगर र आधा है, आगे व्यंजन होता है तो उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, स्वर है ना। तो लिखा हुआ है देवी, र में ऊ जुड़ा तो र के अंदर ऊ की मात्रा, ठीक है। तो ऊ की मात्रा लग गई, उवाच छोटा होता है तो छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया, देवी रुवाच। देखो ध्यान रखना, र के अंदर ऊ की मात्रा लगाते वक्त ध्यान रखना, बाकी में तो देखो का में छोटा ऊ ऐसा लिखते हैं, नीचे लगती बाकी वर्णों में, बड़ा ऊ ऐसे लगता है, लेकिन रा में ध्यान रखना, रा में अगर छोटा हुआ है तो बीच में से सीधा मिला के लिखते हैं, और बड़ा ऊ लिखते हैं तो ये ऐसा लिख के ये गांठ बनाते हैं, बीच में से डंडी दिखेगी हल्की सी, ठीक है। तो अपना छोटा हुआ है इसलिए डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से रुत्व विसर्ग संधि होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, क्योंकि हमको आज ये विसर्ग संधि पूरी करनी है। ओके, दूसरी बात करते हैं कि भाई उत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है। पहली चीज क्या हो गई कि सत विसर्ग संधि है कि नहीं चेक करना, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग रहेगा और दूसरे शब्द के स्टार्ट में तीनों स में से एक स हो, या किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो तो होती है सत्व, और अगर ये ना हो तो फिर उत्व या ऋतु में से एक चीज होती है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे। अच्छा, उत्व विसर्ग संधि जहां पे भी होगी विसर्ग से पहले अ होगा, क्या होगा, अ होगा, ये ध्यान रखना। इतनी देर से यही चीज बता रहा हूँ, अ होगा तो उत्व विसर्ग संधि, अ के अलावा कुछ भी होगा तो रुत्व विसर्ग संधि होती है, ठीक। अब हम लोग ध्यान देंगे कि विसर्ग के बाद वाले वर्ण जो होते हैं उनमें क्या क्या आ सकता है। वैसे तो देखो रुत्व विसर्ग संधि में तो बचे हुए जो है सारे वर्ण आ जाते थे, उसमें व्यंजन वर्ण भी होते थे और स्वर वर्ण भी हो सकता था, कुछ भी, है ना, कोई भी आ सकता था। लेकिन बस आपको उत्व विसर्ग संधि को थोड़ा सावधानी से डील करना है।
उत विसर्ग संधि में सारे स्वर नहीं आते हैं, केवल अ आता है। अगर विसर्ग के बाद में जो शब्द आया हुआ उसका प्रथम वर्ण अ हो, यानी कि स्वरों में केवल अ ही आता है उत विसर्ग संधि में, अ के अलावा कोई स्वर उत विसर्ग संधि में नहीं आता। तो आपको केवल यह ध्यान रखना कि भाई आपको अगर उत विसर्ग संधि का एग्जाम्पल मिलेगा तो विसर्ग से पहले भी अ होगा और विसर्ग के बाद जो शब्द दे रखा उसका प्रथम वर्ण भी अ होगा। बाकी व्यंजन वर्ण तो वो क्यों बात है, जो बचे हुए व्यंजन वर्ण प्रथम द्वितीय के अलावा जितने व्यंजन वर्ण बचे वो तो होंगे ही, लेकिन अगर स्वर की बात करें तो स्वरों में केवल अ वर्ण मिलता है उत विसर्ग संधि में। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि अ आने पर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि व्यंजन वर्ण आने पर क्या करते हैं। ठीक, तो आप लोग देखेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, देवः प्लस अयम, है ना, अयम का अलग लिख लेना, यहाँ तो ये मिस प्रिंट ही रहता है, सेंटेंस में आता है अनुस्वार भी लगता है, कभी कभी म लगता है, आप लोग जानते ही है। ओके, तो अब पहला चीज ये एग्जाम्पल है, हम लोग चेक करते हैं कि विसर्ग संधि है कि नहीं है। पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है मतलब विसर्ग संधि। फिर चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे सत विसर्ग संधि है, तो तीनों स या फिर प्रथम द्वितीय वर्ण में से कुछ भी नहीं है, मतलब सत विसर्ग संधि नहीं है। अब देखते हैं रुत्व है कि उत्व है, तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में हमको क्या देखना है, अगर अ है तो उत्व है ना, और अ के अलावा अन्य स्वर है तो रुत्व है। तो ये क्लियर हो गया कि विसर्ग से जस्ट पहले व में अ है। ओके, तो उत विसर्ग संधि है। ओके, तो आप उत विसर्ग संधि होती है तो हम लोगों को विसर्ग की जगह ऊ करना होता है। अब आपको क्लियर हो गया ना, सत विसर्ग संधि विसर्ग की जगह स करते थे, कौन सा स कहाँ करते थे ये आपको उसमें समझ गए थे। रुत विसर्ग संधि में विसर्ग की जगह र करते थे, आधा र क्या करते, आधे र को क्या करते हैं वो आप समझ गए, पूरे र को क्या करते हैं वो भी समझ गए। अब यहाँ समझना है कि उत विसर्ग संधि होने पर हम जब जोड़ेंगे तो विसर्ग की जगह ऊ करेंगे, तो वो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो मैंने लिख लिया देवः प्लस विसर्ग की जगह ऊ कर दिया, प्लस आगे अयम लिखा हुआ है। अ वाला केस आपको अच्छे से समझना है। अब यहां ध्यान दो, अब ऊ तो कर दिया, अब जब आप लोगों ने गुण संधि पढ़ी थी, है ना, अ प्लस ऊ को मिलके क्या बनता है, ओ बनता है ना, समझ गए, अ प्लस ऊ को मिला के क्या बनता है, ओ बनता है। तो देव में व है, व के सॉरी देव के व में अ है और यहाँ ऊ है, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो भाई व के जो अ की जगह हम ओ कर देंगे। अच्छा ध्यान रखना कि अगर अ आ जाए जहां वो द्विसर्ग संधि हो रही है और जो दूसरा शब्द दे रखा है उसका प्रथम वर्ण अ हो, तो आप उस अ की जगह ये अवग्रह वाला अ करेंगे। ठीक है, ऐसा एस टाइप जो आता है ना अवग्रह वाला ये करेंगे, इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, देखो फिर से देख लेते हैं, कह प्लस अत्र। अब हम लोग समय नहीं गवाएंगे कि भाई ये पूरा समझने में आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में भी आ है और आगे भी आ है, मतलब उत विसर्ग संधि है। ठीक है, तो उत विसर्ग संधि का नियम अप्लाई करते हैं। उत विसर्ग संधि में क्या करेंगे, विसर्ग की जगह ऊ करेंगे, तो क प्लस ऊ और आगे अत्र लिखा हुआ है। ठीक है, तो अ है क में और यहाँ ऊ है, तो अ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो क का जो अ है उसकी जगह ओ कर देंगे, यानी कि क में ओ जोड़ दिया और आगे अत्र लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, जहां उत विसर्ग संधि हो रखी हो उसके बाद में अगर अ आया हुआ है, यानी कि ओ की मात्रा के बाद में अगर अ आया हुआ है तो वहां अवग्रह वाला अ करते हैं, यानी कि आप जब जोड़ेंगे तो ऐसा अ करके लिखेंगे। ठीक है, इसको विच्छेद करना भी बहुत आसान है, जैसे ये को अपी लिखा हुआ है तो ऐसा एस टाइप दिखते ही आपको इसको पता है ना, इसको अ पढ़ते हैं तो यहाँ से दूसरा शब्द तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि एस टाइप अ से पहले ओ की मात्रा होने पर यह उत विसर्ग संधि होती है, तो वहां से ओ की मात्रा हटा के विसर्ग लगा दो सीधा सीधा, बस हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है रामः प्लस अवदत्, रामः प्लस अवदत्, वही बात पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है और हम लोगों को क्लियर है ये उत विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। ठीक, टैली करना चाहोगे, सत विसर्ग संधि है क्या, तीनों सम में से कोई भी स नहीं है और पहला दूसरा वर्ण भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ तो रुतु है यहाँ उतु है, और रुतु उतु कैसे डिसाइड करेंगे, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अगर अ है तो उतु है, अन्यथा रुतु है। तो म में अ है तो मतलब पता चल गया कि उत विसर्ग संधि है। ठीक, उत विसर्ग संधि होने पर विसर्ग की जगह क्या करेंगे, ऊ करेंगे, तो कर लो ऊ, ये लिख लिया मैंने, राम प्लस ऊ प्लस अवदत्। ठीक है, अब जोड़ो इसको, माँ में अ है और ऊ है तो आ प्लस ऊ मिला के क्या होता है, ओ होता है, तो माँ का जो अ है उसकी जगह ओ कर देंगे और आगे अ आया हुआ हो जहां पे वो द्विसर्ग संधि हो तो उसको एस वाला आ लिखते हैं, तो अवदत्। ध्यान रखना
रुत्विसक संधि में कोई भी स्वर और व्यंजन हो सकता है, लेकिन उत्विसक संधि में स्वरों में से केवल अ के साथ ही संधि होती है, बाकी स्वरों के साथ नहीं होती है। अब ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कोई अन्य स्वर आ जाएगा अ के अलावा तो वहां विसर्ग लोप संधि हो जाएगी। मैंने आपको बोला ना एक संधि और होती है जिसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना कि वहां पे क्या होगा, उत वाली कंडीशन, मतलब विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद में जो है अ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता है तो वहां विसर्ग ही गायब हो जाता है। समझ गए? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उत्विसक संधि में केवल अ मिलेगा आपको, स्वरों में से केवल अ के साथ उत्विसक संधि होती है, दूसरे स्वर के साथ कभी उत्विसक संधि नहीं होगी। ठीक, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ फिर से देखो लिखा हुआ है रामः, चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। और अयम लिखा हुआ है ना, रामः प्लस अयम लिखा हुआ है। ठीक है, तो म में अ है ना, उत्विसक संधि होगी, म से पहले म में अ है, विसर्ग से पहले जो म है उसमें, तो वही बात है, विसर्ग की जगह ऊ करेंगे, राम प्लस ऊ और आगे अयम लिखा हुआ है। ठीक है, तब आपको पता चल गया होगा कि अ प्लस ऊ मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा रामो, और आगे अ है उसको एस वाला अ लिख लो, हो जाएगा अयम। क्लियर? ये थी आपकी उत्विसक संधि। ओके, अब देखते हैं कि भाई उत्विसक संधि में जब स्वर की बात करेंगे तो केवल अ आएगा, अ आने पर क्या करते हैं वो समझ गया। अब देखते हैं कि व्यंजन आने पर क्या करते हैं। तो जिसको इतना समझ में आ गया, आगे वाला और भी इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। अब देखो व्यंजन वर्ण आने पर क्या करेंगे, अ के अलावा जो अन्य वर्ण बचे हुए ना, अन्य वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण, कोई स्वर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, स्वरों में केवल अ ही आता है। अब व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना उनकी बात करते हैं। फिर से वही बात लिखा मैंने, मनः प्लस हर। चेक करते हैं क्या सत्विसक संधि है, तीनों स में से एक स है क्या, यहाँ पे नहीं है। क्या किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है, नहीं है, तो यहाँ पे सत्विसक संधि नहीं है। ओके, तो हमको पता चल गया या तो उत्व है या रुत्व है, तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ है या फिर अन्य स्वर है, अ के अलावा अन्य स्वर है। तो अगर विसर्ग से जो जस्ट पहले वाला वर्ण है, जैसे न में अ है ना, तो अगर विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ हो तो उत्विसक संधि है, अ के अलावा अन्य स्वर होता है तो रुत्व होता है। ठीक, तो हमको पता चल गया न में अ है तो उत्विसक संधि है, और वही बात उत्विसक संधि होती है तो विसर्ग की जगह ऊ करते हैं। तो कर लो, लिखा मैंने मन प्लस विसर्ग की जगह ऊ प्लस हर। अब जोड़ना आप ऑलरेडी सीख चुके थे, आ प्लस ऊ मिला के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मनो, और पीछे हर है इसको जोड़ लो, मनोहर बन गया। कोई टेंशन है क्या, सीधा जोड़ना है। सिर्फ अ वाले में ध्यान रखते थे कि भाई अ की जगह ऐसा आ लिखना है, इसमें तो सीधा सीधा जोड़ना है। अब देखो फिर से देखो, रामः प्लस जयति। चेक कर लेते हैं संधि कौन सी है, तीनों स में से एक स है क्या, नहीं है, प्रथम द्वितीय वर्ण है क्या, नहीं है, क्योंकि ज तीसरा वर्ण है। तो अब यहाँ तो ऋतु है या ऊतु है, तो ऋतु ऊतु कैसे डिसाइड करेंगे, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ है तो ऊतु, अ के अलावा अन्य स्वर है तो ऋतु, तो म में अ है मतलब उत्विसक संधि। अब उत्विसक संधि है तो क्या करेंगे, विसर्ग की जगह ऊ करेंगे, तो राम प्लस ऊ प्लस जयति। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा, आ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, हो गया रामो, और आगे जयति। ऐसे भी लिख सकते हो रामो जयति, और दोनों सब मिले हुए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, जनरली जो क्रियापद होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही बात, नमः के म में अ है और आगे न है। ठीक है, अब आप खुद ही चेक कर लो क्या सत्विसक संधि है, इनमें से कुछ भी है क्या, नहीं है, सत्विसक संधि नहीं है। ऋतु और ऋतु में से एक है, उत्व कहाँ होती है, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ होने पर, तो म में अ है मतलब उत्विसक संधि, जोड़ो इसको। ठीक, नम प्लस विसर्ग की जगह ऊ कर दिया प्लस नमः। ठीक, तो आ प्लस ऊ मिला के क्या हो गया, ओ हो गया, बन गया आपका नमो नमः। ठीक है, क्लियर? लास्ट बात कर लेते हैं इस एग्जाम्पल की, लिखा हुआ है तपह प्लस बलम, बलम का महलंत है। ठीक है, तो वही बात, सत्विसक संधि है क्या, बिल्कुल नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। ऋतु है कि उत्व है, विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ है मतलब उत्विसक संधि है। उत्व है तो क्या करेंगे, विसर्ग की जगह ऊ, तप प्लस ऊ प्लस बलम, तो अ प्लस ऊ मिला के ओ हो गया, तो बन गया तपो बलम। क्लियर हो गई बात? तो आप लोगों को ऋतु और उत्विसक संधि क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
थोड़ा संयम से इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करा दो फटाफट आप लोगों को, ठीक, फटाफट देखते हैं, थोड़ा बैक चल लेते हैं, ठीक है। अब देखो रूट विसर्ग संधि की पहले सबसे पहले चेक करना है कि सत्व है कि नहीं है। सत्व होगी तो क्या होगा, तीनों सा में से एक सा होगा, विसर्ग के बाद जो वर्ण दे रखा है, सॉरी विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उसके स्टार्ट में या तो तीनों सा होंगे या फिर प्रथम द्वितीय वर्ण होंगे, ठीक। तो वहां पे सत्व विसर्ग संधि होगी, और सत्व विसर्ग संधि मतलब इनके वर्ण ना हो, सत्व वाले वर्ण ना हो, ये जो वर्ण दे रखे वो ना हो, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है या तो रुत होगी या उत होगी। रुत कहाँ होगी, विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ के अलावा अन्य स्वर, अगर अ है तो उतु है, और अ के अलावा अन्य स्वर है तो रुतु है। क्लियर होगी बात। अब रुतु कैसे जोड़ते हैं वो आपको मैंने समझा दिया, आधा रा आता है और आगे व्यंजन आता है तो ऊपर चला जाता है, स्वर आता है तो वो उसमें जुड़ जाता है, ठीक। तो ये आपका रुतु और उतु का रिवीजन हो गया। अब उतु की बात करें, उतु में ध्यान रखना स्वरों में से केवल अ आता है, कोई दूसरा स्वर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। विसर्ग विसर्ग से जस्ट पहले भी अ होगा और बाद में जो वर्ण दे रखा है, शब्द दे रखा है, उसका प्रथम वर्ण अ होगा। तो विसर्ग के बाद अ आने पर क्या करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, एस वाला अ लिखना है। विसर्ग से जस्ट पहले भी अ होगा तो अ प्लस ओ मिलके ओ होता है। तो सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए, और अभी हमने देख लिया कि विसर्ग जो है उत विसर्ग संधि में एक कंडीशन और बन गई थी कि ये तो पता है पहले वाले शब्द से, जो विसर्ग से पहले वाला शब्द है उसमें ऊ रहेगा, और जो आगे अन्य व्यंजन वर्ण आ जाते हैं तब क्या करते हैं, तो जोड़ने का तरीका वो का वो है जो आपके स्वर की कंडीशन में था, यानी कि अ वाली कंडीशन में था, अ प्लस ऊ मिला के ओ ही होता है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं इसकी कि कौन कौन सी कंडीशन में विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। तो तीन कंडीशन है जहां पे ना तो सत्व विसर्ग संधि होगी, ना रुत विसर्ग संधि होगी, ना उत विसर्ग संधि होगी। अब ध्यान ये रखना है कि आपको केवल एक चीज को समझना है। देखो ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि एसह और ये जो सह और एसह है उसके बाद में ए को अ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है। अन्य स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आ जाता है तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है अ को छोड़ के, क्योंकि अ होने पर तो आपको पता है ना उत विसर्ग संधि हो रही थी, मैंने क्या बताया था अभी आपको। जैसे एक एग्जांपल देखो, सह और एसह के साथ में मैं एक अ वाला एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा सह प्लस अपि, तो यहाँ क्या है, विसर्ग से जस्ट पहले अ है, तो ये तो क्लियर हो गया कि उत विसर्ग संधि है। ऋतु नहीं है, ऋतु कब होती है, जब अ के अलावा अन्य स्वर हो। तो विसर्ग से जस्ट पहले अ है, और बाद में मैंने क्या बताया कि दूसरा शब्द जो है अगर उसमें स्वरों की बात करें उत विसर्ग संधि में तो केवल अ आ सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सह और ऐसा के बाद में जो दूसरा शब्द आएगा उसमें अ के अलावा कोई अन्य व्यंजन या स्वर वर्ण आ जाए तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अ है तो यहाँ तो उत विसर्ग संधि होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा उत विसर्ग संधि में, विसर्ग की जगह उ, तो स प्लस उ प्लस अपि, ठीक है। तो ये तो हो गया सो अपि, है ना, आ को एस वाला आ लिखेंगे, ठीक। ये तो आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले, तो इसीलिए लिखा है अ के अलावा अन्य स्वर होने पर। अ होगा तो उत विसर्ग संधि हो जाएगी, लेकिन अ के अलावा अन्य कोई स्वर आएगा तो फिर विसर्ग का ही लोप हो जाएगा, स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो। अब देखो इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक। तो ये देखो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सह प्लस पठति, तो वही बात है। अच्छा मेरा एक प्रश्न है कि भाई यहाँ सह है, विसर्ग तो है, पहली चीज विसर्ग संधि तो है ही, लेकिन सत्व विसर्ग संधि कहती है कि विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो तो वहां पे सत्व विसर्ग संधि भी होती है। तो ध्यान रखना ये अपवाद भी है आपका, ठीक है। तो ये सह पठति लिखा हुआ है ना, सह और एसह के केस में विसर्ग का ही लोप हो जाता है, बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी में तो सत्व विसर्ग संधि जैसे होती है वैसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ सह आया हुआ है ना, और सह के बाद में कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाए तो विसर्ग ही गायब हो जाता है। तो विसर्ग लोप अगर इसको जोड़ने की बात करें तो लिखेंगे सह पठति, सपठति। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ा हुआ भी लिख सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखे तो समझ लेना वहां विसर्ग लोप हो रखा है। तो इसका विच्छेद करने के लिए बोले ना, जैसे आपको ये दे दिया सपठति, विच्छेद करो, अब बच्चा कंफ्यूज रहेगा, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ आपको पता है ना सह और ऐसे में विसर्ग आता है, तो यहाँ विसर्ग लोप हो रखा है, तो विच्छेद करोगे तो बीच में प्लस लगा लेना विसर्ग लगा के, ठीक है। ऐसे कैसे, दूसरा एग्जाम्पल देखो, एसह विष्णु लिखा हुआ है, ठीक है।
एषः प्लस विष्णु, एषः प्लस विष्णु। तो फिर से देखो यहाँ एषः आया हुआ है, ठीक, और इसके बाद में अ के अलावा वर्ण आ गया तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। एषः की जगह एष विष्णु लिखेंगे, जोड़ दिया, हो गया। मतलब सीधी सरल भाषा में बात करें, सह और एषः के बाद में अगर जो शब्द दे रखा है वहां पे अगर अ आया हुआ है तो आपको उत्विषक संधि है करनी। उत्विषक संधि कैसे करते हैं वो भी आपने समझ लिया, लेकिन अ के अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहां विसर्ग गायब कर देना है ना, विसर्ग हटा के जोड़ेंगे। ये संधि हो गई अपनी, समझ गए। ओके, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ तो हो लेकिन बाद में अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, जैसे यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल लिखा, ठीक है, अर्जुन प्लस अर्जुनः प्लस उवाच, ठीक है। अब देखो यहाँ उत विसर्ग संधि तो है ही, ऋतु नहीं है ना, क्यों? क्योंकि विसर्ग से जस्ट पहले न है और न में अ है। सत विसर्ग संधि नहीं है क्योंकि पहला दूसरा वर्ण नहीं है, विसर्ग के बाद वाले शब्द में पहला वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण नहीं है। तीनों सा में से कोई एक सा भी नहीं है, ठीक है। सत विसर्ग संधि तो नहीं है। उत है कि ऋतु है वो डिसाइड कर लिया, विसर्ग से जस्ट पहले जो न है, न में अ है तो अ होता है तो उत विसर्ग संधि होती है, ओके। और अ के अलावा अन्य कुछ भी होता है तो ऋतु होती है। अब यहाँ क्या बात आ गई कि भाई अब यहाँ उत है कि नहीं है, तो एक यहाँ एक कंडीशन तो चलो उत की लग रही है कि विसर्ग से पहले अ है, लेकिन क्या बताया था कि अ के बाद विसर्ग उत विसर्ग संधि में जो दूसरा शब्द होगा उसके स्टार्ट में अगर अ आता है तो उत विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद वाले जो शब्द में प्रथम वर्ण भी अ हो तो उत विसर्ग संधि होती है, नहीं तो विसर्ग लोप हो जाता है, विसर्ग लोप संधि होती है, ठीक है। तो क्या यहाँ विसर्ग के बाद जो शब्द आया हुआ है उसमें अ है? नहीं है, तो मतलब विसर्ग लोप संधि है यहाँ पे। यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो सीधा सीधा विसर्ग गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा अर्जुन उवाच। और ध्यान रखना कभी ऐसा आए ना तो ये गलत मत समझना, क्योंकि ऐसे तो आप लोग बोलेगा अर्जुन के नाम में अ है और आ प्लस उ मिला के गुण संधि कर लेंगे, नहीं होगी। अगर विसर्ग नहीं लगा हुआ है तो समझना वह विसर्ग लोप हो रखा है। देखो इसी एग्जाम्पल को और एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, सेम वर्ड का लिखा मैंने अर्जुन, अर्जुनः, और फिर मैंने लिख लिया मान लो अवदत्, ठीक है, अर्जुनः प्लस अवदत्। तो पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से जस्ट पहले जो वर्ण दे रखा है ना में अ है ना, तो उत विसर्ग संधि है और आगे भी अ है तो यहाँ उत विसर्ग संधि है। देखो यहाँ उ था, अ के अलावा अन्य स्वर, तो अ के अलावा अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप करना है, लेकिन विसर्ग से पहले भी अ और बाद में भी अ है तो वहां पे उत विसर्ग संधि होती है। और उत विसर्ग संधि होती है तो क्या करते हैं, विसर्ग की जगह उ, तो अर्जुन प्लस विसर्ग की जगह उ, आगे लिखा हुआ है अवदत्, ठीक। तो अ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है, तो क्या बन गया अर्जुनो, ठीक है। और अ को एस वाला अ लिख लेंगे तो अवदत् हो जाएगा, ठीक है, अर्जुनो अवदत्, ओके। आप देखो बाकी वाले समझ में आ गया, यहाँ पे भी विसर्ग लोप हो गई ना, अतः प्लस एव, ये स्वर वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। व्यंजन आने पर जो है पहले जो है विसर्ग से पहले अ हो और आगे कोई व्यंजन हो तो उत ही होती है, लेकिन स्वरों के केस में केवल अ आने पर उत होती है, अ के अलावा अन्य स्वर आने पर विसर्ग लोप होती है। तो फिर से देखो यहाँ ए आया हुआ है मतलब अ के अलावा अन्य है, मतलब विसर्ग लोप संधि है, तो विसर्ग को लोप कर दो यहाँ पे, है ना, तो अतएव लिख लेंगे, ऐसा लिखा हुआ आता है ना, तो सीधा सीधा ऐसे होगा। क्लियर होगी बात? ऐसे कैसे, देखो सूर्य उदयति लिखा हुआ है, ठीक है, सूर्य उदयति, तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में अ है और बाद में उ है। अगर अ होता बाद में भी तो उत होती, लेकिन उ है जो कि अ के अलावा अन्य स्वर है, तो यहाँ फिर से विसर्ग लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य उदयति, ठीक है। विसर्ग लोप में क्या करना है, विसर्ग को हटा के लिखना है, ओके। अब लास्ट वाला विसर्ग लोप कहाँ होता है वो भी समझ लेते हैं, ओके। ये वाला देखो, अगर विसर्ग से पहले आ हो, है ना, विसर्ग से पहले देखो, अभी तो हम लोग विसर्ग से पहले अ पढ़ रहे थे, अब विसर्ग से पहले आ होना, यहाँ में प्रिंट है विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो हम लोगों को क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो छात्राः,
प्लस नमनते लिखा हुआ है। ठीक, तो विसर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ण में आ है और आगे न आया हुआ है व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप होगा। अब किसी बच्चे को ये डाउट हो सकता है, ठीक है, कि भाई रुट विसर्ग संधि है क्या है। तो रुट विसर्ग संधि में एक चीज ध्यान रखना, अ या आ के अलावा कोई भी स्वर होता है, सेम कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो आ आया हुआ है मतलब यहाँ पे ना तो रुत्व है ना उत्व है। ठीक है, उत्व क्यों नहीं है, क्योंकि उत्व में केवल अ होने पर ही होती है उत्व। ठीक है, और रुत्व क्यों नहीं है, क्योंकि अन्य स्वर चाहिए हमको अ या आ के अलावा। ठीक है, तो यहाँ आ है, आगे व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ विसर्ग लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्रा नमन्ति। ओके, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा। फिर लास्ट एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है अश्वाह धावन्ति, अश्वा प्लस धावन्ति। ठीक है, तो वो क्यों बात है, विसर्ग है या और उससे पहले आ है, तो मतलब वही हो गया विसर्ग लोप संधि, आगे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, विसर्ग को हटा के लिखना है, तो हो जाएगा अश्वा धावन्ति। ठीक है, तो आज हम लोगों ने विसर्ग संधि के सारे भेद पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा, और इन नियमों को 2-3 बार थोड़ा सा रटना नहीं है। आप लोग अगर ढंग से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, सुनेंगे अच्छे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि हमारी समाप्त हो चुकी है, और अब हम लोगों के पास एक काम है कि विच्छेद कैसे होता है वो समझना है। संधि विच्छेद कैसे होगा, एग्जाम्पल को देखते ही हमको कैसे पकड़ना है, वो हम लोग आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।